दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, गया, दरभंगा, नालंदा, समस्तीपुर, सुपौल सहित बिहार के सभी यानी कि 38 जिलों में नवंबर माह तक मुफ्त गेहूं और चावल दिए जाएंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। खबर के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी डीएम को पत्र भेजकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रचार प्रसार करने को कहा है, ताकि लोग नवंबर माह तक इस योजना का लाभ फ्री में उठा सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का वितरण फ्री में किया जाना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जून माह का अनाज 5 जुलाई तक मिलेगा। पहले इसकी तिथि 30 जून तक निर्धारित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश अनाज का वितरण 5 जुलाई तक कर दिया जाएगा। आप फ्री में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो चुका है। जी हां, यह बैठक शुक्रवार को हुई थी। मानसून सत्र के ऐलान के साथ ही बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल भी अखाड़े में उतरने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। विधानमंडल का यह सत्र भी काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। सत्ता पक्ष का जोर अपने विधायकों को जवाबी हमले करने और फिर मंत्रियों को अपने महकमे से संबंधित पूरी जानकारी और तैयारी रखने पर है। विधानमंडल का पिछला सत्र काफी हंगामेदार रहा था। यह सत्र के दौरान इतिहास बन गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा में पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस वालों ने विधायक को उठाकर और घसीट करके सदन से बाहर कर दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक जा पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने आसन तक गए थे। दोस्तों सीमांचल के चारों जिलों में लगातार हो रही रुक रुक करके बारिश से कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। साथ ही जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से कई प्रखंडों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। कल महानंदा नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार 12 घंटे के दौरान महानंदा नदी के जलस्तर में करीब 60 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से तटबंध के भीतर बसे बड़ी आबादी की परेशानी बढ़ गई है। जबकि कटिहार जिला के कदुआ प्रखंड के अलावा डनखोरा प्रखंड में संभावित बाढ़ को लेकर भी लोग दहशत में आने लगे हैं। इस बीच बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने दावा किया है कि कटिहार जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। दोस्तों आखिरकार केसरिया के पूर्व विधायक और जेडीयू के नेता महेश्वर सिंह ने कल शनिवार को आरजेडी का दामन थाम लिया। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता ली। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। महेश्वर सिंह के साथ ही काफी संख्या में उनके समर्थक भी आरजेडी में शामिल हो गए। आपको बता दूं कि इसके पहले महेश्वर सिंह ने 3-4 दिन पहले ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तब उनके साथ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह भी थे। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के साथ फोटो पोस्ट करते हुए आरजेडी में शामिल होने की बात कही थी। लेकिन एन वक्त पर जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मंजीत सिंह को मना लिया। तब उन्होंने जेडीयू में ही रहने का निर्णय लिया। दूसरी ओर महेश्वर सिंह ने कल राबड़ी आवास पर आयोजित समारोह में आरजेडी का दामन थाम लिया है। दोस्तों पूरे बिहार में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं कई इलाकों में तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गांव मुख्य सड़क से कट गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने परेशानी आ खड़ी हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को शादी करने में दिक्कतें हो रही है। रास्तों में पानी भर जाने की वजह से गाँव से बारात ले जाने में मुश्किल हो रही है। कई जगहों पर बारात को गाड़ी से उतार कर पानी से होते हुए पैदल ही कुछ देर के लिए चलना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला बगहा से चूड़ी हरवा गाँव में सामने आया। बगहा के चूड़ी हरवा गांव के बबलू की बारात निकलती कि उससे पहले ही गांव का संपर्क भंग हो गया। ऐसे में पानी को पार करके गांव में बारात निकल पाना संभव नहीं था। ऐसे में बबलू के पिता पारस लाल और पड़ोसियों ने चचरी पुल बनाने की ठान ली। पिता ने बेटे की शादी पूरी तैयारी कर रखी थी। घर में मेहमान और रिश्तेदार भी पहुंच गए थे, लेकिन अचानक उनका गाँव पूरी तरह बाढ़ से घिर गया। गाँव में अचानक आई बाढ़ ने शादी की तैयारी पर पानी फेर दिया। जानकारी के मुताबिक गाँव में रास्ता नहीं होने की वजह से दूल्हे को मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। मोटरसाइकिल पर ही दूल्हे का परछावन हुआ। चचरी पुल बनाने के बाद दूल्हा मोटरसाइकिल से बारातियों के साथ ससुराल भंगहा पहुंचे। शादी के लिए चचरी पुल बनाने की यह खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।
दोस्तों, दिल्ली से बिहार लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की सरकार गिरी हुई सरकार है, इस सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, बिहार की जनता भी जानती है कि इस सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, एसटीटी कोई नया मामला नहीं है, सरकार लगातार बहाली में धांधली कर रही है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे सरकार चल रही है, भ्रष्ट अधिकारी मंत्री और विधायक पर ज्यादा हावी हैं। यह समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने जो भी कुछ कहा है यह बिल्कुल सही है। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसका छींटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी पड़ा है। ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अफसरशाही पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जून के महीने में बिना आरसीपी टैक्स दिए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। जब से नीतीश बिहार के सीएम बने हैं तब से बिहार में यही धांधली चल रहा है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होते ही बिहार में शुक्रवार को टीकाकरण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यह बिहार 24 घंटे में सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में देश में नंबर 1 हो गया। यह दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। यह कोविन पोर्टल पर रात 9 बजे तक जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में 5,44,244 लोगों का टीकाकरण हुआ। यह बिहार में 3817 केंद्र पर टीके लगाए गए। बिहार ने 5 लाख का आंकड़ा 9 दिन बाद पार कर लिया। इससे पहले 21 जून को बिहार में 7,29,000 टीके लगे थे। टीकाकरण के मामले में भागलपुर आगे रहा, जबकि रात 9 बजे तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार किशनगंज में महज 138 लोगों को टीके लगे थे। यह बिहार सरकार ने 21 जून को टीकाकरण के अभियान का आगाज किया था। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3,30,000 प्रतिदिन औसत से टीकाकरण किया जाना है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। जी बिहार के दूसरे जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, राजधानी पटना के नामी सरकारी स्कूल भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जी हालांकि शिक्षा विभाग ने छठे दौर के नियोजन से जुड़ा संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी कि बिहार में छठे दौर के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ गई है। यह उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंप दिया जाएगा। यह बिहार में 1.25 लाख शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो पिछले 2 सालों से चल रही थी, अब उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। जी विभाग ने छठे दौर की काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी है। हालांकि इन सब के बीच सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी महसूस की जा रही है। यह दूर दराज इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए, पटना के ही बड़े और नामी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इन स्कूलों से पढ़कर कोई बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कोई देश के कैबिनेट सचिव। जी हाँ, पटना के मिलहर हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, अदालतगंज कन्या मध्य विद्यालय, पटना हाई स्कूल, इनकी गिनती राज्य के यानी कि बिहार के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में होती थी। लेकिन फिलहाल इन स्कूलों में पढ़ाई का काम ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। इन स्कूलों में प्रधान अध्यापक बताते हैं कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की खाली पदों की जानकारी है, लेकिन बात नहीं बन रही है। दोस्तों, बिहार के खगड़िया में टीकाकरण अभियान की कमान खुद डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने थाम लिया है। वे हर दिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे गांव-गांव जाकर इसकी धरातल पर सच्चाई से भी वाकिफ हो रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से बातचीत भी करते हैं, जिन लोगों को टीकाकरण की महत्ता से भी अवगत कराते हैं। चारों ओर नदियों से घिरे खगड़िया के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए उन्हें कभी ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ती है तो कभी नाव की। डीएम मानसी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में टीकाकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए नाव से नदी पार करके ट्रैक्टर की सवारी करके अपनी पंचायत के एक गांव पहुंचे। यहां उन्होंने टीकाकरण कार्य का जायजा लेने के साथ स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करके उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 5 जुलाई का दिन काफी खास माना जा रहा है। इस दिन आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती भी मनाई जाएगी। वहीं दोनों कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोरों पर है। बात करें राजद की तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि इस दिन वर्चुअल माध्यम से ही लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सभी को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि इतने सालों से लालू प्रसाद यादव के जेल में होने के कारण इस दिन को कुछ खास तरीके से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की खुशी भी दोगुनी हो गई है। जी पटना में भी राबड़ी देवी आवास में इसकी तैयारियां जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठकों के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस दिन के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी वहीं राजद के पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। जब पटना के सड़कों पर राजद के पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर होने के कारण यह दिन काफी
खास होगा। जी हाँ, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि राजद ने स्थापना से लेकर आज तक कभी भी सत्ता के लिए ना ही अपने संकल्प और ना ही अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं से समझौता किया है। पार्टी की जो नीति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की रही है, उसे लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित करने के बावजूद भी कभी भी झुकने नहीं दिया गया। ये लड़ाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जदयू के नेता 3rd डिवीजन से परीक्षा पास करके बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये टिप्पणी 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू द्वारा जीती गई सीटों के संदर्भ में थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू पिछले साल के विधानसभा चुनाव में केवल 40 सीटें हासिल करने में सफल रही और तीसरे स्थान पर चली गई। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 74 सीटें मिली। लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट में कहा कि नीतीश नैतिकता और जनादेश को दरकिनार करके बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसका नतीजा अब उनके अपने विधायकों और मंत्रियों द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के रूप में सामने आ रहा है। जहां लालू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नीतीश कुमार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जाती है। दोस्तों, बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। अफसरशाही से नाराज मदन सहनी के समर्थन में 5 विधायक और 1 मंत्री सामने आ गए हैं। यह सभी का कहना है कि सरकार में अफसरशाही हावी है। मदन सहनी इस्तीफा देने पर अड़िग है। उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि अब पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मिले भी। मदन सहनी ने गुरुवार को कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होना चाहिए था, यह वे अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं है। मदन सहनी ने कहा कि सरकार में चंद अफसरों की ही चलती है, मंत्री विधायकों की कोई नहीं सुनता। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे सहयोगी जिनका दिल मजबूत है उन्हें मंत्री नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, मंत्री की बातों का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खुलकर समर्थन किया है। जी हां, शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार भी सहनी के पक्ष में आ गए हैं। शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि मदन सहनी सही बोल रहे हैं। किसी भी मंत्री के मान सम्मान पर ठेस पहुंचने पर ऐसा स्वाभाविक है। जब पासवान ने कहा कि कुछ पदाधिकारी मनमानी करते हैं, इसे नकारा नहीं किया जा सकता। हम शुरू से ही कहते हैं कि मंत्री बड़ा होता है, ना कि सचिव। यह भाजपा विधायक मिथिलेश ने कहा कि पद से बड़ा सिद्धांत होता है। सहनी के त्याग की भावना को मैं सलाम करता हूं। मंत्री ने जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच होनी चाहिए। वही एक अन्य भाजपा विधायक अरुण शंकर ने कहा कि विधायिका के सम्मान में कुछ अफसरों का अहंकार सामने आ रहा है, आड़े आ रहा है। मदन सहनी की बातें सही है। ये एक बहुत दुखद है, हास्यास्पद है। जब विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीतीश के मंत्रियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए करोड़ों कमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घुस लिया है। ज्ञानू ने कहा कि मंत्रियों के घर पर छापेमारी की जाए तो फिर करोड़ों रुपए बरामद हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पटना के पटेल नगर इलाके के 2 निवासियों ने शुक्रवार को बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई रवि प्रसाद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस जमीन के मालिक ब्रह्मानंद सिंह और श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य सचिव और डीजीपी समेत बिहार के अन्य आला अधिकारियों को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। ब्रह्मानंद सिंह ने कहा कि रवि प्रसाद उर्फ पिन्नू ने अपने साथियों के साथ 21 जून को पटेल नगर में मेरा प्लॉट हड़प लिया। उन्होंने प्लॉट पर एक दीवार का निर्माण भी शुरू कर दिया है। जब हमने इनके जबरन कृत्य पर आपत्ति जताई तो प्रसाद ने मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और अपने सहयोगियों से मुझे और श्रवण को पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आधिकारिक आवास पर ले जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमने डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की और उन्हें उनके भाई के आपराधिक कृत्यों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका भाई रवि प्रसाद से कोई संबंध ही नहीं है। दोस्तों, बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के राज्य के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने तथा आसमानी बिजली से बचने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया के साथ दक्षिण पूर्व के कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में मानसून का चक्र बना हुआ है, जिससे इन इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मानसून का ट्रफ रेखा समुद्री तल से 0.9 किलोमीटर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से असम तक बिहार के रास्ते से गुजर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को बारिश से बचने तथा बारिश के दौरान घर में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बारिश के दौरान वज्रपात हो सकता है। यह बिहार में पिछले कुछ दिनों से वज्रपात के कारण कई लोगों ने जान गंवाई है।
दोस्तों बिहार में करीब 10,000 पदों पर भर्तियां चल रही है। जो लोग बिहार में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आप अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और ऑनलाइन के द्वारा फटाफट आवेदन कर सकते हैं। जी हां, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में बंपर भर्तियां चल रही है। ये भर्तियां एएनएम के पद के लिए है। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता एएनएम है तो वह इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 8853 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2021 तक निर्धारित किया गया है। उसके बाद आपको बिहार में दूसरे पदों की भर्ती के बारे में बता रहे हैं। तो बिहार पोस्टल सर्कल ने 1940 ग्रामीण डाक सेवा पदों पर भर्तियां निकाली है। यह भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा चल रही है। राज्य केंद्र सरकार के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा पास छात्र इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और नौकरी करने का सपना पूरा कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2021 तक निर्धारित किया गया है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.indiapostgdsonline.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे देश डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है, इससे जुड़े अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। जी हाल के दिनों में साइबर फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स फेसबुक पेज पर एएसपी का फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। जी हां, और उनके साथ अश्लील हरकत करता था। हालांकि मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इस शख्स को यूपी के चंगोली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स ने मुजफ्फरपुर के एएसपी सैयद इमरान मसूद के नाम से फेसबुक पर फेक प्रोफाइल क्रिएट कर रखी थी। इतना ही नहीं, शख्स ने प्रोफाइल फोटो में आईपीएस सैयद इमरान मसूद का वर्दी वाला फोटो लगा रखा था। आरोपी शख्स का नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। आईपीएस सैयद इमरान मसूद को जब अपनी फेक फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी मिली तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के नगर थाने में केस दर्ज कराकर इसकी जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक आरोपी सद्दाम हुसैन आईपीएस सैयद इमरान मसूद के नाम से फेक प्रोफाइल बनाकर युवतियों से यानी कि लड़कियों से न्यूड फोटो मंगाता था। आरोपी सद्दाम हुसैन को नगर थाने की पुलिस ने यूपी के चंदौली थाने के धनेछा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बिहार में इस बार मानसून की शुरुआत में ही अत्यधिक बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जहां खासकर उत्तर बिहार के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जहां गंडक नदी के साथ महानंदा, कमला और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाके के लोग सहम गए हैं। जहां संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों ने सुरक्षित स्थान पर जाना शुरू कर दिया है। बिहार के जल संसाधन विभाग के अधिकारी के अनुसार महानंदा, कमला और बागमती नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के नेपाल जलग्रह क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अचानक बढ़ गया है। शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं ऐसा अनुमान लगाया गया है कि रविवार को यानी कि आज भी बारिश होगी, जिससे बाढ़ का खतरा और ज्यादा गहराने की संभावना है। दोस्तों लोजपा पर अधिकार की लड़ाई यूं तो सरेआम हो गई है। जी हां, अब जनता भी अपने अपने नेता को लेकर समर्थन और विरोध के सुर दिखाने लगी है। जी हां, रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही लोजपा दो भाग में बढ़ गई है। जी हां, पहला गुट चिराग पासवान है और दूसरा गुट पशुपति पारस का है। दोनों ही खुद को जनता के सामने अच्छा और सच्चा साबित करने में लगे हुए हैं। जी हां, हालांकि जनता भी भोली भाली नहीं है और पब्लिक सब जानती है। जी हां, इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण शनिवार को खगड़िया में देखने को मिला, जहां सांसद महबूब अली कैसर को जनता का विरोध झेलना पड़ा। जी हां, सांसद महबूब अली कैसर को जनता ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया है। दोस्तों बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जेडीयू विधायक मदन सहनी के द्वारा बिहार में अफसरशाही हावी होने का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की पेशकश को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का बयान सामने आया है। अजीत शर्मा ने इसे सही कदम करार दे दिया है। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने मदन सहनी द्वारा इस्तीफे की पेशकश के बहाने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। और जेडीयू के जल्द ही टूटने की बात करते हुए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा भी ठोका है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बिहार वर्तमान एनडीए सरकार में काम करने वाले अफसरों पर अफसरशाही हावी हो गई है। कुछ अधिकारियों के कब्जे में पूरी सरकार और बिहार है। बिहार के अधिकारी, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं और उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला अधिकारी को निर्देश दे दिया है कि मतगणना केंद्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाए। यानी कि अगर आप पंचायत चुनाव के मौके पर वोट डालने जाएंगे तो आपकी वीडियोग्राफी होगी। जी हां, मतगणना के दौरान जितने भी ईवीएम होंगे उनके कंट्रोल यूनिट की वीडियोग्राफी कराई जाए। पंचायत चुनाव के मतगणना केंद्र पर वीडियोग्राफी के साथ ही सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की निगाह से सभी गतिविधियों पर
नजर रखी जाएगी। आयोग की ओर से सभी जिलों के मतगणना केंद्र पर मतगणना वाले सभी स्थल पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने और मतगणना को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए उपाय किए जाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द जनता दरबार शुरू करेंगे। जी हां, और ये जनता दरबार उसका दोबारा होगा। यह दोबारा जनता दरबार शुरू करेंगे। जनता दरबार 4 केजी के अहाते में बने एक बड़े से हॉल में किया जाएगा। इसी का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार शनिवार को अचानक ही 4 केजी परिसर में पहुंच गए। यह बताया जा रहा है कि जिस कमरे में जनता दरबार लगने वाला है उसी का उन्होंने मुआयना किया और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। यह जनता दरबार की शुरुआत किस तारीख से होगी इस पर फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जुलाई महीने में ही जनता दरबार लगना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले एक अन्य मार्ग में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों से मिलने और फिर उनकी शिकायतों और समस्याओं सुनते थे। इसी जनता दरबार में तमाम विभागों के मंत्री और विभागीय आलाधिकारी उपस्थित रहते थे और आम जनता की कठिनाइयों की सुनवाई के साथ ही समस्याओं के निदान की कार्रवाई तुरंत हो जाती थी। साल 2006 से 2016 तक इसका आयोजन होता रहा, लेकिन 2016 के बाद यह बंद कर दिया गया था। फिर से इसको शुरू करने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, कटिहार में अहमदाबाद प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला गंगा नदी के जद में खड़ी है। पिछले एक दशक में आधा दर्जन विद्यालय गंगा और महानंदा नदी की भेंट चढ़ गई है। प्रखंड के पूर्व और उत्तर दिशा से महानंदा नदी तो दूसरी तरफ पश्चिमी एवं दक्षिणी दिशा से गंगा नदी का बहाव होता है। गंगा और महानंदा नदी के तांडव से यहाँ के लोग हलकान हैं। यह पिछले एक दशक के बीच करीब आधा दर्जन विद्यालय कटकर गंगा नदी एवं महानंदा नदी के गर्भ में समा चुकी हैं। यहाँ आपको बता दें कि वर्तमान समय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला गंगा नदी के गोद में खड़ी है। यह विद्यालय कभी भी गंगा नदी के गर्भ में समा सकती है। यह पिछले 2 साल पहले भीषण टकराव हो रहा था, जिस वजह से उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला को खाली करा दिया गया था। दोस्तों, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से नेताओं का सीवान पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यह सभी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी दौरान शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी मुंबई से सीवान पहुंचे और शहर के नया किला स्थित आवास में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई। ओसामा से मुलाकात के बाद आजमी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे और शहाबुद्दीन एक साथ एमपी रह चुके हैं। शहाबुद्दीन उनके बेहद खास दोस्त थे। समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि कोरोना काल के कारण वे उनके निधन पर नहीं आ सके थे, इसलिए शुक्रवार को वे ओसामा से मिलने सीवान पहुंचे। ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। शहाबुद्दीन और उनके परिवार से उनका व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए वे आए हैं। आखिर में उन्होंने कहा है कि अब ओसामा को भी राजनीति में कदम रखना चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना, गया, नालंदा, दरभंगा सहित सभी 38 जिलों में जमीन की चकबंदी की जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार बिहार में चकबंदी के प्लानिंग IIT रुड़की के इंजीनियरों और तकनीकी टीम के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके लिए IIT रुड़की से करार किया गया है। जहां कैबिनेट की मोहर लगने के बाद IIT रुड़की की तकनीकी कर्मी बिहार में चकबंदी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। आपको बता दें कि सरकार की मंजूरी के बाद IIT रुड़की की 200 तकनीकी कर्मियों की टीम बिहार आकर चकबंदी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के काम को धरातल पर उतारेगी। यह साथ ही साथ चकबंदी के काम को जल्द से जल्द पूरा करेगी। दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शन आमिर खान और किरण राव अलग हो गए हैं। आमिर की किरण से यह दूसरी शादी थी। अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से आमिर ने 2002 में तलाक ले लिया था, जिसके बाद वे 2005 में किरण के साथ शादी के बंधन में बन गए थे। आमिर और किरण ने अपने 15 साल का रिश्ता खत्म करके तलाक ले लिया है। आमिर खान और किरण ने एक संयुक्त बयान जारी करके ये खबर फैंस को सुनाया। यह खबर सुनकर फैंस का दिल जरूर टूट गया होगा। आपको बता दूं कि किरण से पहले आमिर ने रीना दत्ता से शादी की और दोनों की शादी 16 साल चली थी। दोस्तों, दिल्ली से आंखों का ऑपरेशन कराकर लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। मदन सहनी को छोड़कर कैबिनेट के सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में विधानमंडल दल सत्र की तिथि और अवधि समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। बिहार में अवैध बालू खनन पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली बनाई है। बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की
मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है। सरकार ने अवैध खनन पर 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है। जी हां, साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों और नावों को जब्त करने का भी फैसला लिया है। जुर्माना वसूलने और वाहन यानी कि गाड़ी जब्त करने के साथ ही बालू के अवैध खनन के धंधे में लिप्त लोगों को भी पकड़ने का बिहार सरकार की ओर से पुलिस को अधिकार दे दिया गया है। जी हां, अवैध धंधे में लिप्त लोगों को छापेमारी करके पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसको लेकर जारी आदेश में कहा है कि पर्यावरण के संरक्षण और राजस्व में हो रही क्षति को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है। दोस्तों, किसानों को अक्सर खेतों में सिंचाई के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी ज्यादा तो कभी कम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार द्वारा कुसुम योजना लाई गई, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार पहले से ही किसानों के डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने और नए सोलर पंप लगाने का काम कर रही है। अब सरकार कृषि फीडर का सौरकरण करने जा रही है, जिससे बिजली की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। इस योजना की सहायता से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल खेती में कर सकता है। साथ ही किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांवों में भी बिजली की 24 घंटे आपूर्ति संभव हो सकती है। ऐसे में कहना उचित होगा कि केंद्र सरकार की कुसुम योजना किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। इस स्कीम के जरिए किसान न केवल अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली पैदा करके ग्रिड को भी भेज सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में ईद का त्यौहार बहुत खास माना जाता है। साल में ईद 2 बार आती है, एक बार मीठी ईद और इसके बाद बकरी ईद। मीठी ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है, जबकि बकरी ईद को बकरा ईद या फिर ईद उल अजहा कहा जाता है। रमजान के बाद मीठी ईद मनाई जाती है, जिसमें सेवैयां खाने का चलन है, जबकि बकरी ईद पर बकरे की बलि दी जाती है। इस बार बकरी ईद 2021-20 या फिर 21 जुलाई 2021 यानी कि मंगलवार बुधवार को पड़ेगी। यह संभावित तारीख है, क्योंकि वास्तविक तारीख का ऐलान ईद उल अजहा का चांद देखने के बाद ही होगा। जब बकरीद को दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। बकरीद में भी लोग मीठी ईद की तरह ही सुबह नमाज अदा करते हैं। इसके बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। दोस्तों, देश में फिर से दूध की नदियां बहें, इसलिए तकनीक के साथ मिलकर बड़े स्तर पर चल रही तैयारी अंतिम दौर में है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि हम देश में 31 तकनीक केंद्र तैयार कर रहे हैं, जहां बछिया का भ्रूण IVF तकनीक से तैयार होगा। इससे 5 लीटर दूध देने वाली गाय से जो बछिया जन्म लेगी वह बड़ी होकर 30 लीटर दूध देगी। इनमें से 3 केंद्र प्रदेश शामिल है। उन्होंने बताया है कि सभी जगह काम तेजी से चल रहा है। किसी केंद्र में मशीन आ चुकी है, अब ऑपरेशन की तैयारी है। वहीं मथुरा समेत कुछ केंद्रों की मशीनें आ रही है, जहां कुछ जगह भवन बनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से हर लैब से प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष 1 लाख बछिया पैदा होगी, जो राज्य के विकास में सहयोग करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह राज्यों के लिए ही मॉडल है। राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए दुधारू पशुओं में 17% वृद्धि हुई है। बिहार के हर जिले में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र सरकार निःशुल्क कराएगी। दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के CWC के सदस्य और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने ओवैसी को भाजपा का जुड़वा भाई और वोट कटुआ पार्टी करार दे दिया है। प्रतापगढ़ में शहर के निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ओवैसी के कारण हम बिहार और महाराष्ट्र का चुनाव हार गए। दोनों जगह ओवैसी की पार्टी ने वोट काटकर दर्जनों सीट पर कांग्रेस और RJD के प्रत्याशियों को हरा दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ओवैसी अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि भाजपा को जिताने के लिए ऐसा करते हैं। हैदराबाद की पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रही है? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आगे कहा है कि यह भाजपा का जुड़वा भाई है, जिसका नाम ओवैसी है। यह वोट काटकर भाजपा की सरकार को बनवाता है। देश हित में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम गुमराह नहीं होगा। ओवैसी को बंगाल के चुनाव में जैसे बेरंग लौटना पड़ा, बिहार का सबक बंगाल में लोगों ने ले लिया और एक वोट के लिए ओवैसी तरस गए। ओवैसी के यहां आने से यह पता चल गया है कि यह वोट काटने की भाजपा की तरकीब है।
दोस्तों 10 रुपए के सिक्के को साल 2016 में जून में श्रीमद रामचंद्र की 150वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया था, जिसके बाद से ही इसके साथ विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। कई बार राज्य और कई शहरों से खबर आती है कि फलानी जगह 10 रुपए का सिक्के का चलन बंद हो गया है, जिस वजह से बाहर से आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोकल दुकानदार और पर्यटकों के बीच नोक-झोंक हो रही है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूर पर मथुरा में भी 10 रुपए के सिक्के को साइकिल रिक्शा से लेकर मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद बेचने वाले दुकानदार तक नहीं ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह परेशानी हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुई है, बल्कि कई सालों से मथुरा में 10 रुपए का सिक्का चलन से बाहर हो गया है, जिसके चलते अब पूरे शहर में कोई भी व्यक्ति इस सिक्के को लेने से बचता है। जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो फिर लोगों की अजीब प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब मथुरा में ज्यादातर दुकानदार और साइकिल रिक्शा चालक तर्क देते हुए कहते हैं कि जब इन सिक्कों को कोई दूसरा नहीं ले रहा है तो फिर आखिर हम क्यों ले रहे हैं, क्यों लेंगे। ऐसे में शहर में आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और तो और कई बार तो पर्यटक और दुकानदारों के बीच कहासुनी तक हो जाती है। दोस्तों फ्रांस सरकार ने राफेल सौदे की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इसके एक फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त किया गया है। इस बात की जानकारी एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया कर्मी की रिपोर्ट से मिली है। मीडिया पार्ट ने कहा है कि 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को शुरू हो गई थी। फ्रांसीसी पोर्टल ने अप्रैल 2021 में राफेल डील में कथित अनियमितताओं पर बहुत सी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें से एक मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि फ्रांस की सार्वजनिक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा के पूर्व प्रमुख एलियाना हाउटलेस ने सहयोग की आपत्ति के बाद भी राफेल डील में भ्रष्टाचार के कथित सबूतों की जांच को रोक दिया। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हाउटलेट ने फ्रांस के हितों संस्थानों के कामकाज को संरक्षित करने के नाम पर जांच को रोकने के अपने फैसले को सही ठहराया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।